बैम्बू रिक्शा। बहुत समय पहले वीर प्रताप नाम का एक व्यक्ति बहुत सालों बाद विदेश से अपने गांव आकर अपने पिता से, पिताजी मैंने कनाडा में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, अपने विद्या को हमारे गांव के भलाई के लिए उपयोग करूंगा। क्या कह रहे हो रे? क्या हमने तुम्हें कनाडा में इसीलिए पढ़ाया था कि तुम गांव के लिए काम करोगे? नहीं नहीं, तुम वहाँ सेटल हो जाओगे तो तुम्हारे बारे में सबको गर्व से कहने के लिए हमने तुम्हें वहाँ पढ़ाया है रे। पिताजी मेरी पढ़ाई और मेरा ज्ञान इस गांव के लिए उपयोग होता है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तुम नहीं बदलोगे रे, बचपन से तुम ऐसे ही हो, अब तुम्हारी मर्जी, कहकर वहाँ से चले गए। अगले दिन वीर प्रताप गांव की स्थिति को देखने के लिए पूरा गांव घूमने लगा। एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने मन में, ये हमारा गांव बहुत पीछे रह गया है, कम से कम ठीक से रोड भी नहीं है, जहाँ कहीं भी देखो खड्डे ही हैं, कहकर सोचा। ने पेड़ के बगल में एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। क्यों माँ, तुम रो क्यों रही हो? अरे रे, तुम्हारे पैर को चोट लगी है ना, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वो बच्ची तब आश्चर्य होकर, क्या हॉस्पिटल? हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है ना अंकल। क्या माँ, हमारे गांव में हॉस्पिटल भी नहीं है क्या? अंकल आप इस गांव में नए आए हो क्या? हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर से सिर्फ एक फर्स्ट एड हॉस्पिटल है। उसके बातें सुनकर वीर को क्या कहना है कुछ समझ नहीं आया और वो विवश होकर घर लौट गया। उस रात वीर प्रताप सो नहीं पाया। इधर उधर टहलते हुए गांव के लिए कुछ भी करके एक अच्छा सा एम्बुलेंस लाने के लिए सोचा। अपने पास रहे सारे पैसों को इकट्ठा करके देखा कि पैसे बहुत कम थे। ठीक है, एक सेकेंड हैंड एम्बुलेंस खरीदूंगा कहकर अगले दिन एक शॉप के पास गया। उस शॉप वाले से, भाई तुम्हारे पास सेकेंड हैंड एम्बुलेंस है क्या? हाँ है जी, ये देखिए इस एम्बुलेंस को देख रहे हो ना, ये 2 लाख रुपए की है और ये हाईटेक एम्बुलेंस है, इसकी कीमत 5 लाख है। वैसे आपका बजट कितना है सर? मेरे पास सिर्फ 10,000 है जी। आप ऐसे कुछ बोल रहा था? वाह, 10,000? आपने बहुत सारे पैसे जमा किए जी। आपके 10,000 से ये 3 पहिए आएंगे, कहकर उसे वो 3 पहिए दिया। वीर उसे अपमान की तरह ना सोचकर उन पहियों को लेकर घर आया। उस रात उन 3 पहियों से क्या करना है कहकर सोचने लगा। तभी उसके घर के आंगन में उसे बांस के पेड़ दिखाई दिए। वो तुरंत उन बांस के लकड़ियों से बहुत मेहनत करके एक बैम्बू रिक्शा को तैयार किया। अगले दिन उस बैम्बू रिक्शा को चलाते हुए गांव में घूमने लगा। उसे देखकर एक व्यक्ति, क्यों वीर प्रताप, कनाडा में रिक्शा चलाना सीखे हो क्या? कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा। एक बार उस गांव के जमींदार की बेटी को प्रसव पीड़ा होने लगी। ठीक समय पर एम्बुलेंस भी नहीं मिलने के कारण जमींदार को क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वीर प्रताप अपने बैम्बू रिक्शा के ऊपर जमींदार के बेटी को बिठाकर शहर ले जाने लगा। उसी समय एक पत्रकार उस अजीब बैम्बू रिक्शा को देखकर उसकी वीडियो निकालने लगा। वो पत्रकार उस अजीब रिक्शा को उस गांव के स्थिति का एक वीडियो बनाकर नेट में अपलोड किया। वो वीडियो बहुत लोगों तक पहुंची और बहुत मशहूर हुई। उस गांव का कलेक्टर उस वीडियो को देखकर उस गांव के स्थिति को देखने के लिए निकला। रास्ते में खड्डों को देखकर गांव की स्थिति के बारे में पता करके तुरंत उस गांव को नए रोड डलवाया। और वीर की बैम्बू रिक्शा एम्बुलेंस के आइडिया की प्रशंसा करते हुए उसका अभिनंदन किया। जेसीबी यात्रा। एक गांव में शरबजीत कहकर एक सरपंच रहता था। शरबजीत बहुत लालची था। उस गांव में सरकारी से आए निधि को उनके खुद के व्यापार के लिए और खर्चों के लिए इस्तेमाल करता था। एक बार गांव में सब बड़े आदमी आकर, जमींदार साहब, सरकारी का निधि को ऐसे आपके व्यापार के लिए और कार खरीदने के लिए इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है। वो प्रजा निधि है, लोगों को कुछ उपयोग करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।
अरे आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। मैं उस धन को लोगों के लिए ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसे बताइए? उस धन को तो आपके व्यापार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कहकर कैसे बता सकते हैं? हाँ, वो पैसों से व्यापार लगाया वो तो सच है, लेकिन उस व्यापार की वजह से हमारे गांव में कितने बेरोजगारों को नौकरी मिला है ये पता है? एक बार सोचिए, गाड़ियां खरीदना वो भी सच है। हमारे गांव से बाहर गांव क्यों घूम रहा हूँ? हमारे गांव में निवेश लाने के लिए ही है ना। तब सब बड़ों को क्या कहना है पता नहीं चला, उधर से चले गए। अगले दिन सब बड़े लोग कलेक्टर के ऑफिस में जाकर उधर कलेक्टर से जो हुआ वो बताए। आपका बात मैं मानता हूं, तुरंत एक इंस्पेक्शन ऑफिसर को आपके गांव में भेजता हूं और जांच करने के लिए कहता हूं। उस रात जमींदार उनके पास काम करने वाले आदमियों से, अरे वो कोई इंस्पेक्शन ऑफिसर आ रहा है कहकर सुना? वो हमारे गांव में कदम भी नहीं रखना चाहिए। सारे सड़कों को खोद खोद कर गड्ढे बना दो, ट्रैक्टर भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा करो। तब जमींदार के आदमी उस गांव में सारे सड़कों को खोद कर गड्ढे बना दिए। अगले दिन इंस्पेक्शन ऑफिसर गांव के एंट्रेंस में वो बड़े बड़े गड्ढे देखकर हैरान हो गया। कार उतरकर, ये क्या, इधर इतने सारे गड्ढे हैं, मेरे कार इस सड़क पर जाना नामुमकिन है, अब कैसे जाना है कहकर सोच रहा था। इतने में जमींदार के आदमी उधर आकर, कौन हो आप, इधर क्यों आए हो? मैं आपका गांव में इंस्पेक्शन करने के लिए आया हूँ। गांव में जाना है लेकिन इधर इतने सारे गड्ढे हैं, और कोई रास्ता है क्या? नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ये गड्ढे जो है ना, ट्रैक्टर भी उसमें अटक जाएगा। आपका कार तो मुझे डाउट है। मेरे बात सुनकर आप वापस चले जाओ। इतने में उधर एक स्कूल बस आया। बस ड्राइवर नीचे उतरकर, ये क्या, सड़क पर इतने सारे गड्ढे हैं, कल तक तो सब कुछ सही था। तब ऑफिसर को बात समझ में आया। ओहो, तो मुझे रोकने के लिए ऐसे किए, अब देखो मेरा ताकत क्या है, इन्हें दिखाता हूँ कहकर एक फोन कॉल कर रहा था। तब जमींदार के आदमी, देखो सर, आप जिसको भी फोन करो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इन गड्ढों से जाना है तो भगवान को नीचे उतरना पड़ेगा। कुछ देर के बाद उधर एक बड़ा जेसीबी आया। तब ऑफिसर स्कूल के बच्चों को आगे पीछे बिठाकर उस जेसीबी में सब गड्ढे पार करते हुए गांव में पहुंचा। उस गांव में पूरा जांच करके उधर जो हो रहा अपराधों के बारे में जाना। तुरंत कलेक्टर को यह सब बताया। तब कलेक्टर जमींदार को अरेस्ट किया, जमींदार को जेल में डाल दिए और उस गांव के सारे सड़कों को फिर से अच्छे करवाए। विशाल नाम के एक धनवान की 2 पत्नियां थी। उनका नाम कोमली और ललिता था। विशाल की पहली पत्नी का एक बेटा था और उसका नाम गणेश था, और दूसरी पत्नी के बेटी का नाम दीपिका था। मगर अचानक ललिता के देहांत होने के कारण गणेश को पालने की जिम्मेदारी कोमली को उठाना पड़ा। एक बार कोमली अपने पति से, ओ जी, घर के सारे काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अपनी बेटी का देखभाल करना है और उसके साथ साथ आपका भी ख्याल रखना है। आप तीनों को देखने के लिए मुझे समय बस नहीं हो रहा है। मैं गणेश का देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं देखूंगी कहे तो कैसे री, उसका ख्याल कौन रखेगा? वो सब मुझे पता नहीं, मैंने अपनी समस्या बता दी है, बस बाद में आपकी मर्जी। विशाल तब गणेश के पास आकर, क्यों रे, मछलियों का व्यापार कैसे चल रहा है? सब अच्छे से देख रहे हो ना? सब अच्छा चल रहा है पिताजी, मगर हमारे तालाब के बीच में वो बांस के लकड़ियां क्यों हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो लकड़ियां इस समय के नहीं, वो हमारे दादाजी के जमाने के हैं। हमारे दादाजी उन लकड़ियों के मदद से तालाब के अंदर जाकर थोड़ी देर रहकर फिर बाहर आ जाते थे। तालाब के अंदर क्यों जाते थे पिताजी? पता नहीं रे, वो किसे पता। वैसे भी उस तालाब में क्या होगा। एक दिन कोमली, ओ जी, हमारी बेटी अब शादी करने लायक हो गई है, इसीलिए इसे देखने के लिए आने वाले सब तुम्हारी जायदाद कितनी है कहकर पूछेंगे। मुझे उन्हें हमारी जायदाद कितनी है कहकर बताना तो पड़ेगा ना, इसीलिए पहले से ही पूछ रही हूँ, मुझे कितने हिस्से का जायदाद दे रहे हो?
अब बंटवारे की क्या जरूरत है री? ओ जी, मेरे इज्जत का सवाल है, आज फैसला होकर ही रहेगा। छी, तुम कैसी औरत हो, कुछ सोचे बिना ही बात करती रहती हो। ठीक है, हमारे सिर्फ वो 10 एकड़ की जमीन और 3 एकड़ का तालाब है, बस। तो फिर वो 10 एकड़ का जमीन मुझे ही चाहिए और वो 3 एकड़ का तालाब मुझे नहीं चाहिए। उसे तुम्हारे बेटे को लेने के लिए कहो। पूरा जमीन तुम ही ले लिए तो कैसे री? वो अपना घर कहाँ पर बनाएगा? कम से कम 1 एकड़ की जमीन तो उसे दो। ओ जी, अगर पसंद है तो दो, नहीं तो पूरा जमीन उसे ही दे दो। विशाल तब विवश होकर उसकी बात मान लिया। विशाल तब जो हुआ वो सब गणेश को बताया। जाने दीजिए पिताजी कहकर वहां से चला गया। और अपने 3 एकड़ के तालाब के किनारे पर बैठकर गणेश उन बांस के लकड़ियों की ओर देखते हुए, दादाजी हर दिन तालाब के अंदर क्यों जाते थे? एक बार पानी के अंदर जाकर देखता हूँ, सोचकर पानी में कूदा। गणेश तैरते तैरते अंदर गया। वहां उसे सोने का बैम्बू हाउस दिखा। उसे चमकते हुए देख गणेश उस घर के अंदर जाकर देखा कि उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे, मोती थे। गणेश तब एक सोने के सिक्के को लेकर अपने पिता को दिखाते हुए, पिताजी एक बार इस सिक्के को देखिए, इसे कहीं देखे जैसा है क्या? विशाल तब उस सिक्के को देखकर, रे, ये ब्रिटिशर्स के जमाने का सिक्का है रे, ये हमारे दादाजी के शासन में चले सिक्के हैं रे, ये तुम्हें कहां से मिले? गणेश तब जो हुआ वो सब बताया। विशाल तब बहुत खुश होकर, जाने दो रे, हमारे पिताजी हरदम कहा करते थे कि हमारे दादाजी ने उनके संपत्ति को ब्रिटिश वालों से बचाने के लिए उन्हें एक सुरक्षित जगह में छिपाया है कहकर। इतने सालों के बाद तुम्हें वो जगह पता चला है। उनके बातें सुनकर कोमली तुरंत वहां पर आकर, ओ जी, सोने के सिक्के मिले क्या? वो भी आपके दादाजी के जमाने के क्या? यानी मुझे भी उसमें हिस्सा मिलेगा ना? चुप रहो, गणेश के उस 3 एकड़ तालाब से तुम्हें कोई संबंध नहीं है कहकर तुमने ही कहा था ना। उस तालाब से, तालाब के पानी से और उस तालाब के अंदर मिले सोने से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जाने दीजिए पिताजी, इतनी सारी संपत्ति का मैं क्या करूंगा? मेरे बहन को ही दे रहा हूं ना कहकर उसके हिस्से के सोने के सिक्के कोमली को दे दिया।